हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10वीं के अंतर्गत कृषि अध्याय का अध्ययन करेंगे। ठीक है। हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और मतलब कई वर्षों से पहले वर्षों से पहले से ही कृषि फसल उत्पादन आदि का कार्य करते हैं। हमारे पूर्वज भी वही काम करते थे। कालांतर में मनुष्य कपास, जूट आदि फसलों की भी खेती करने लगा है। ठीक है। और समय बीतने के साथ साथ कृषि न केवल जीवन निर्वहन बल्कि व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी व्यवसाय के लिए भी कृषि की जा रही है और अपने दैनिक उपयोग के लिए भी कृषि की जा रही है। ठीक है। फसल उत्पादन के इस व्यावसायिक दृष्टिकोण एवं मानव की बढ़ती आवश्यकता ने फसल उत्पादन के प्रतिरूप में भी काफ़ी बदलाव किया है। यह बदलाव फसल उत्पादन के स्थान एवं समय दोनों स्तरों पर देखा जाता। ठीक है। उसमें देखते हैं हम कृषि का अर्थ। कृषि का अर्थ क्या हुआ? जैसे कृषि शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के शब्द एग्रीकल्चर शब्द से हुआ है, जो कि लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है। लैटिन भाषा का अर्थ, जिसका अर्थ है एग्री मतलब भूमि, कल्चर मतलब खेती करना। ठीक है। भूमि में किसी आकार की भूमि में खेती करना ही कृषि कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कृषि केवल फसलों का उत्पादन व सब्जियों का उत्पादन या फूलों का उत्पादन को ही हम कृषि नहीं बोलेंगे। कृषि के अंतर्गत हम पशुपालन और पशुचारण जो पशुपालन और पशु उत्पादों का जो उपयोग होता है, पशुपालन के उसके चारे के लिए जो उगाते हैं ना उत्पादों को, वो भी किसके अंतर्गत आएगा? कृषि के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। इसमें समझ आ गया ना ये वाला? ठीक। उसके बाद हम देखते हैं कृषि की प्रक्रिया। कृषि की प्रक्रिया कैसे होती है, शॉर्ट में मैं समझाती हूँ। तो पहले जो कृषि कार्य पहले कैसे प्रारंभ करते हैं? पहले जुताई किया जाता है खेत में, फिर बुआई करते हैं, फिर निराई, फिर सिंचाई, फिर उसमें खाद डाला जाता है। उसके बाद कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है, फिर उसकी कटाई की जाती है, फिर उसके बाद उसकी दलाई की गहराई की जाती है, मतलब बालियों में से बीज अलग करना होता है। ठीक है। जुताई मतलब क्या होता है? खेत जोतना। ठीक है। मिट्टी को बुरबुरा करना, खेत जोतने का मतलब। बुआई का मतलब बीज बोना उसमें। निराई का मतलब है खरपतवार, उसमें से खरपतवार निकालना। और सिंचाई का मतलब है पानी का, उसमें मतलब सिंचाई करना, पानी से पानी डालना। खाद का अर्थ है खाद या उर्वरक डालते हैं खेतों में। जैसे धान वगैरह बो लिए, उसके बाद कीट से बचाव के लिए कीटनाशक डाला जा रहा है इसमें। ठीक। कटाई में फिर फसलों को काटना, दलाई, और उसमें दलाई गहराई मतलब बालियों में से बीज अलग करना, धान की मिंजाई करना। ठीक है। उसके बाद देखेंगे भारत में फसल ऋतु। ठीक है। ये कृषि की विशेषता ऐसी है कि पूरे साल खेती की जाती है। यहाँ भारत में पूरे साल खेती की जाती है। तो ऐसा नहीं है कि खाली वर्षा ऋतु में ही कृषि कर रहे हैं लोग। यहाँ गर्मी में भी और बरसात में भी कृषि की जाती है, ठंड में भी कृषि की जाती है। ठीक है। साल भर जैसे सिंचाई के लिए उपलब्ध मात्रा में पानी तो मिल नहीं पाता है, तो लोग जगह जगह वही बांधों से सिंचाई करते हैं या बोर वगैरह सब उससे सिंचाई का कार्य कर लेते हैं। ठीक है। देखते हैं उसके बाद कृषि प्रणाली। कृषि प्रणाली में कृषि को कितने उसमें बांटा गया है। एक हो गया निर्वाह कृषि, उसको जीवन निर्वाह कृषि भी बोलेंगे, और दूसरा है वाणिज्य कृषि। ठीक है। जो व्यापार की दृष्टि से की जाती है, वाणिज्य कृषि। निर्वाह कृषि को भी हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है प्रारंभिक कृषि और दूसरा गहन कृषि। ठीक। उसके बाद व्यावसायिक कृषि को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है मिश्रित कृषि और दूसरा रोपण कृषि। ठीक। इसको हम आगे विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद देखते हैं कृषि ऋतुएं। कृषि ऋतु का अर्थात है, ठीक है, ये मतलब तीन तीन ऋतुओं में कृषि की जाती है। एक पहला है खरीफ फसल हो गया, जायद फसल हो गया, रबी फसल हो गया। ठीक। उसको भी हम आगे मतलब उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके बाद देखते हैं हम ये जो निर्वाह कृषि है उसको। निर्वाह कृषि मतलब ऐसी कृषि प्रणाली जिसमें किसान अपने परिवार का पोषण करने के लिए उत्पादन करता है। इसमें परंपरागत कृषि उपकरणों तथा तरीकों का उपयोग किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे वाणिज्यिक कृषि। ये वाणिज्यिक कृषि, उसको देखते हैं ऐसी कृषि प्रणाली जिसमें किसान फसलों का उत्पादन बड़े स्तर पर दूसरे राज्यों तथा देशों को निर्यात करने के लिए अर्थात व्यापार की दृष्टि से की जाने वाली जो कृषि होती है उसको हम वाणिज्यिक कृषि कहेंगे। उसके बाद देखते हैं कृषि ऋतुएं। ठीक है।
वर्ष को फसलों के उत्पादन की दृष्टि से 3 ऋतुओं में विभाजित किया गया है। इन तीनों ऋतुओं में भारत में उगाई जाने वाली फसलों में भिन्नता है। इस कारण तीनों ऋतुओं में भारत में अलग अलग फसल देखने को मिलती है। जो ये 3 ऋतुएं हैं उसको क्या बोले, खरीफ, पहला खरीफ फसल, ठीक है। खरीफ, इस ऋतु का आरंभ मानसून के आगमन के साथ ही हो जाता है। खरीफ की फसल की बुआई जून से जुलाई में होती है और कटाई अक्टूबर से नवंबर माह में की जाती है, ठीक। इसमें मतलब मुख्यतः फसल हो जाता है धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, मूंगफली व सोयाबीन प्रमुख इसकी खरीफ फसलें हैं। ये खरीफ फसलों के अंतर्गत आते हैं। दूसरा हम देखते हैं रबी की फसल। रबी की फसल जाड़े में उगाई जाती है, ठंड के माह में। इसकी बुआई अक्टूबर से दिसंबर के बीच होती हैं। इसमें मुख्य रूप से गेहूं, सरसों, चना और सरसों आदि की फसलें ली जाती है, रबी फसल के अंतर्गत आती है, ठीक। उसके बाद तीसरा हम देखते हैं जायद फसल। जायद फसल कौन सी है? जायद का मौसम रबी और खरीफ के बीच आता है, ठीक है। रबी और खरीफ के बीच कैसे? जैसे खरीफ फसल बोल रहे हैं कि मतलब इसकी बुआई जून से जुलाई के बीच होती है और इसकी अक्टूबर से दिसंबर के बीच, और इन दोनों के बीच जो बीच बचता है उसमें जायद फसल भी उगाई जाती है बीच में। जायद का मौसम रबी और खरीफ के बीच आता है। इसमें तरबूज, खरबूजा, खीरा, सब्जियां और चारे वाली फसलियां उगाई जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं भारत में फसल उत्पादन, ठीक। फसल उत्पादन का अर्थ कृषि से प्राप्त होने वाली जो उपज की मात्रा है उसको हम फसल उत्पादन बोलेंगे, ठीक। विगत 60 वर्षों में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। देश में अनाज का कुल उत्पादन 1950-51 में 51 मिलियन टन था और 2010-11 में बढ़कर 244 मिलियन टन हो गया, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं फसलों के उत्पादन में वृद्धि के कुछ आधारभूत कारण होते हैं जो कि निम्नलिखित हैं। पहला है नीरा बोए गए क्षेत्र में वृद्धि, ठीक है। इसका अर्थ होता है बोए गए क्षेत्र का आशय उस भूमि से है जिस पर फसल बोई जाती है, ठीक है। यदि बोए गए क्षेत्रफल में वृद्धि हो तो उत्पादन में भी वृद्धि हो जाती है। भारत का क्षेत्रफल निश्चित है। इस निश्चित भूमि में अलग अलग उपयोग है। इस कारण यदि खेती की भूमि बढ़ाते हैं तो दूसरी भूमि कम हो जाती है। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं सिंचित भूमि में वृद्धि, ठीक है। कृषि हेतु भूमि का विस्तार इसमें नहीं कर सकते, किंतु इसके उपयोग की बारंबारता में एक सीमा तक वृद्धि की जाती है। सिंचाई की सुविधा यही करती है और कृषि के लिए एक प्रमुख आवश्यक कारक पानी है। वर्षा काल में यह प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है जिसमें अधिकांश भागों में कृषि की जाती है, लेकिन बारिश के मौसम के बाद पानी के अभाव में अधिकांश भूमि सूखी पड़ती रहती है। फसल उत्पादन में वृद्धि के लिए सिंचाई की सुविधाओं का विकास किया गया है, ठीक। उसके बाद देखते हैं उत्पादकता में वृद्धि। उत्पादकता का आशय निश्चित भूमि पर फसल में उत्पादन से है, ठीक। ऊपर हमने मतलब पहले हमने पढ़ा कि मतलब भूमि की मात्रा निश्चित है, इस पर सिंचाई की सुविधा का विस्तार भी निश्चित सीमा तक ही किया जा सकता है। इस कारण मानव ने प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि का प्रयास किया। उसमें एक सीमा तक भी सफल भी रहा। उत्पादकता में सर्वाधिक वृद्धि गेहूं एवं मक्का की फसल में दर्ज की गई है। उसके बाद हम लास्ट टॉपिक देखते हैं इस पार्ट के अंतर्गत भूमंडलीकरण एवं भारतीय कृषि, ठीक। भूमंडलीकरण एवं भारतीय कृषि। भूमंडलीकरण का आशय किसी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय है, ठीक। इसका मुख्य उद्देश्य है व्यापार अवरोधों को कम करना जिससे वस्तु का विभिन्न देशों में बेरोक टोक आदान प्रदान या व्यापार हो सके, ठीक। आज कृषि एक व्यापार बन चुका है। अपने देश की खाद्य सुरक्षा एवं इस व्यापार पर कब्जा करने के लिए विकसित देशों द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं, ठीक। विकसित देशों की सरकार द्वारा अपने किसानों को भारी मात्रा में अनुदान दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए चावल उत्पादन में अमेरिका ने 47%, यूरोपीय समुदाय ने 48% एवं जापान ने 89% सहायता देती है। इसी प्रकार गेहूं उत्पादन में भी अमेरिका ने मतलब बहुत सहायता प्रदान की है। विकसित देशों के द्वारा दी जाने वाली इस अनुदान के कारण वहां के किसानों की फसल लागत कम या नहीं के बराबर रहती है। इसे ही हम मतलब भूमंडलीकरण कहेंगे। यहाँ पे हमारा कृषि का अध्याय समाप्त हुआ।